नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते अपने के राजनाथ की। साम दाम दंड और भेद, ये वो हथकंडे हैं जिसे चुनाव के नजदीक आते ही नेता अपना ही लेते हैं। राजनाथ सिंह जब से बीजेपी के मुखिया बने हैं तभी से वे इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। इसी फार्मूले का ही असर है कि वो कई बार खुद से जुड़े नेताओं को आगे लाने में भी गुरेज नहीं करते। इस बार राजनाथ सिंह ने अपनी ही जात बिरादरी के सहकारिता क्षेत्र के नेता को राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कर दिया। अब जब से भंवर सिंह शेखावत को सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संयोजक बतौर जिम्मेदारी मिली है, पार्टी के गलियारों में वाह ठाकुर साहब वाह की गूंज हो रही है। कहा जा रहा है कि शेखावत जी का तीर भी निशाने पर बैठा है। लगता है अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत की नैया अब सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राजनाथ सिंह पार लगाएंगे। राजनाथ की ही अनुशंसा पर शेखावत को पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। कभी 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भंवर सिंह की जमीन अब पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। उन्हें अब जमीनी राजनीति से लगभग बाहर ही समझा जाता है। पार्टी के भीतर का संतुलन बनाने के लिए जरूर उन्हें अपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाए रखा है। अब चूंकि मिशन 2013 में फिर ठाकुर लॉबी एक बड़ा रोल अदा कर सकती है, ऐसे में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी दूर की कौड़ी फेंकते हुए अचानक ही भंवर सिंह शेखावत को थोड़ी ही सही लेकिन कुछ ताकत तो दे ही दी। अब जब से शेखावत राष्ट्रीय संयोजक बने खुश नजर आ रहे हैं। शेखावत ने ये पद पाकर एक तीर से 2 निशाने लगा दिए हैं। शेखावत ने एक तो चुनावी साल में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से खुद के गहरे संबंधों को जग जाहिर कर दिया है, वहीं कईयों की नींद भी उड़ा कर रख दी है। अब तक ठाकुर साहब कभी और तो कभी भोपाल के गलियारों में दिखाई देते थे, लेकिन अब वो दिल्ली दरबार में सेंधमारी करते दिखेंगे। ठाकुर साहब का अब अगला लक्ष्य देपालपुर से टिकट पाना है, जिसके लिए वो समीकरण बैठाएंगे और मौका लगा तो फिर जमीनी राजनीति करते भी दिखाई देंगे। अभी तो केवल चर्चा है राजपुताना रिश्तों की। कहा जा रहा है काम आए अपनों के अपने। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का मध्य प्रदेश यानी खुद के प्रदेश से मोह है कि छूटते नहीं छूट रहा है। इसमें गलत भी क्या है? आखिर 10 साल पहले यानी साल 2003 में पार्टी की फायर ब्रांड लीडर रही उमा भारती ने तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो मेहनत की थी वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अब उमा एक बार फिर सक्रिय है और बहाना है पूजा अर्चना और दर्शन। उमा का मध्य प्रदेश के प्रति लगाव उन्हें बार बार यहाँ खींच कर ला रहा है। उमा पूजा अर्चना और दर्शन के बहाने ही सही प्रदेश में सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि उनके प्रदेश दौरे राजनीतिक न होकर धार्मिक ही कहे जा रहे हैं, लेकिन उमा अपनी इस धार्मिक यात्रा के बहाने ही सही अपने सोए समर्थकों को जगाने का काम तो कर रही है। उमा पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार महाकाल के दरबार पहुंची तो उनके मुख से सच निकल पड़ा। उमा यहाँ कहती सुनी गई कि उन्हें मौका मिला तो वो सक्रिय भी होंगी और चुनाव भी लड़ेंगी। वो यहाँ पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को ये भरोसा भी देती नजर आई कि वो उनका भरोसा कतई टूटने नहीं देंगी। अब जब से उमा भारती के मन की बात उनकी जुबान से निकली तभी से पार्टी के गलियारों में उमा के मध्य प्रदेश प्रेम की जमकर चर्चा हो रही है। पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वैसे तो उमा जी की जरूरत इस बार मध्य प्रदेश में भी पार्टी को पड़ेगी, लेकिन अभी तक पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उमा जी को यहाँ की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। कार्यकर्ताओं का मत है कि शायद अभी पार्टी अपने प्रादेशिक नेताओं की धार पर रख रही है, जबकि उमा भारती केवल राजनाथ सिंह के आदेश का इंतजार कर रही है। इस बीच उमा अपनी धार्मिक यात्राओं के बहाने ही सही लेकिन यूं ही सक्रिय दिखाई देंगी और उनके कार्यकर्ताओं को जगाती भी रहेंगी। लता मंगेशकर अलंकरण समारोह ने इस बार कुछ ज्यादा ही सुर्खियां बटोर ली। आयोजन मीडिया में छाया तो रहा, लेकिन नौकरशाही के साथ साथ की गई बद इंतजामी की बदौलत जनसंपर्क विभाग की कारगुजारी हर दिन उजागर होती रही और अंत में उन बड़े साहब के किस्से जग जाहिर हो गए जिन्हें संभाग आयुक्त कहा जाता है। साहब के किस्से शहर के सरकारी गलियारों से लेकर राजधानी के सत्ता के गलियारों तक पहुंच गए। कहा जा रहा है कि अब यह आयोजन लता अलंकरण नहीं बल्कि कलंकरण समारोह बन गया है। आलोचकों ने बाकायदा सोशल साइट्स का भी उपयोग करते हुए समारोह की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी है। कहा है कि आयोजन नहीं बल्कि ये केवल रस्म अदायगी है। एक अच्छे और सच्चे आयोजन को किसी की नजर लग गई और देखते ही देखते आयोजन नौकरशाही का शिकार हो गया। लता अलंकरण समारोह की जितनी छिछालेदारी हुई
इतनी तो किसी आयोजन की मीडिया में नहीं होती। मीडिया को आयोजन को लेकर जो भी लिखना था वो लिख चुकी, लेकिन अब इस आयोजन को करीब से देखने वाले अपनी सोशल साइट्स पर आयोजन की जमकर आलोचना कर रहे हैं। किसे कहते हैं 13,000 कुर्सियां और 3,000 वो स्थान जिन्हें सोफे की बैठक व्यवस्था कहा गया, लेकिन आगंतुक केवल 3,000 भी नहीं थे। संपूर्ण कोऑर्डिनेशन संभालने वाला जनसंपर्क विभाग आयोजन के दौरान भी मुंह छिपाता रहा और आयोजन के बाद भी लाखों के खर्चे के बाद भी न तो सरकार को कोई प्रतिसाद मिला, न ही शहर के बाशिंदों को। यूं कहें कि पूरे आयोजन पर रायता ढुल गया। न तो आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार हो पाया, न ही आयोजक इसकी गरिमा बरकरार रख पाए। अब आयोजन को लेकर सब जगह उल्टा पुल्टा छप रहा है सो अलग। पूरे आयोजन को लेकर समिति अध्यक्ष यानी संभागायुक्त संजय दुबे कटघरे में हैं। पूरी तरह से नौकरशाह की गिरफ्त में आ चुके आयोजन में अफसर मनमानी पर उतर आए हैं। बड़े साहब ने तो अपने बेटे सिद्धांत से मिमिक्री ही करवा दी। अब जरा उस आलोचना को भी जगह दे देते हैं जो फेसबुक से लेकर शहर के गलियारों तक की केंद्र बिंदु बन गई है। लिखा गया है, लता मंगेशकर अलंकरण समारोह, अर्थात शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, उनके बीवी बच्चों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जान पहचान वालों के मनोरंजन के लिए अधीनस्थ शासकीय कर्मचारियों की चाकरी चमचागिरी से आयोजित होने वाला सालाना रस्मी आयोजन। पुरस्कार का नाम और सम्मान इतना बड़ा है कि जिस भी आर्टिस्ट को पुरस्कार के साथ 2 लाख का माल मिलता है, वो गाने बजाने के पैसे ऊपर से मांगता है। और तो और जिनके नाम से ये अवार्ड है, वो एक बार भी इसमें नहीं आई। इस प्रोग्राम को लेकर इन सज्जन ने जमकर लिखा है। बड़े साहब के छोटे मुन्ना का भी जिक्र है। लिखा तो बहुत कुछ गया है, लेकिन हम उतनी गहराई में नहीं जा सकते जितना महाशय पहुंचे हैं। FB पर आई टिप्पणी पूरी तरह से आयोजन के नाम पर हो रही बंदर बाट का पर्दाफाश करती है, जिसे पढ़ने वालों, लाइक करने वालों की संख्या सुबह शाम बढ़ रही है। एक ने लिखा और अब तक सैकड़ों इसी आयोजन पर अपनी अपनी राय दर्ज करवा चुके हैं। सरकार के आयोजन को सरकार के नुमाइंदों ने भंड करा दिया। अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन साहब का मामला है, इसीलिए कोई कुछ बोलने यानी मुंह खोलने को तैयार नहीं। आयोजन को विफल कराने का सेहरा सीधे सीधे मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग की इंदौर इकाई को बंध रहा है। भोपाली अफसरों ने राजधानी में बैठे बैठे तो सारे काम कर दिए, लेकिन यहाँ के अफसर बेहद फुस्सी निकले। उन्होंने ही 16 के 3,000 किए और आयोजन फ्लॉप शो साबित हो गया। यह तो सही है कि ग्रहों की गति का असर दिनचर्या पर पड़ता है। गर्मी की तपन से हर शख्स हैरान है। जिधर नजर दौड़ाओ उधर ही गर्मी के कोप के शिकार लोग मिल जाते हैं। पारा लुढ़कने की बजाय लगातार आसमान चढ़ता जा रहा है। बचाव के सारे साधन विफल हो रहे हैं और अब तो तपती धूप में निकलने वालों को हवा की लपटें अंगारों का तक एहसास करा रही है। ऐसे में अब ज्योतिषियों का भी मत आ गया है। ज्योतिष जानने वालों का कहना है कि ये सब हालात पाप ग्रहों के उच्च में होने से बने और इसके प्रभाव अभी और देखने को मिलेंगे। तपती गर्मी का एहसास इन दिनों क्या गांव और क्या शहर सभी जगह पर एक सा महसूस किया जा रहा है। बढ़ती तपन से सभी हैरान परेशान हैं। पशु तो पहले से अपना दाना पानी छोड़ चुके हैं और इंसान की हालत अंगारों के रूप में पड़ रही गर्मी से खस्ताहाल हो चली है। वैसे भले ही सकारात्मक सोच के लोग ये कहते सुने जाएं कि अच्छी बारिश के लिए तेज गर्मी राहत देने वाली हो सकती है, लेकिन गर्मी में चल रही तेज गर्म हवाओं ने हालत खराब करके रख दी है। जिधर कान लगाओ केवल गर्मी के ही किस्से सुने जा रहे हैं। तापमान तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अभी रोहिणी तपना शेष है। अब बिगड़े हालातों में बढ़ती गर्मी को लेकर आया ज्योतिषीय पक्ष तो और परेशान करने वाला है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि बढ़ती गर्मी के लिए 2 पाप ग्रहों का एक उच्च राशि में होना जरूरी है। इसके व्यापक विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। देश भर में बढ़ती रेप की घटनाएं भी इसी के दुष्परिणामों का हिस्सा है। दोनों ग्रहों के तुला राशि में रहने तक नेता नगरी भी हैरान रहने वाली है। ऐसे में नेताओं को कलंकित करने की घटनाएं जग जाहिर हो सकती है। जितनी गर्मी मौसम में आएगी, बस उतनी ही गर्मी का एहसास राजनीति पर भी देखा जाएगा। इस गर्मी का एहसास नेताओं के आपसी रिश्तों पर भी पड़ने की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इसका व्यापक असर उन राज्यों पर कुछ ज्यादा होगा जहां चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीति के गलियारों में चिंता की लकीरें उमड़ती देखी जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और यहाँ भी सत्ताधारी दल को हर दिन अपने आप को बनाए रखने के लिए नई नई जुगत भिड़ाना पड़ रही है। ऐसे में तपती गर्मी की चर्चा जितनी आम लोगों के गलियारों में हो रही है,
करीब उससे कुछ ज्यादा चर्चाएं उन ठंडे कमरों में चल रही है जहां सत्तासीन मौजूद है। और अंत में बात करते हैं सत्तासीन बीजेपी नेता की। सत्तासीन बीजेपी नेता होर्डिंग्स बाजी को बुरा नहीं मानते। होर्डिंग्स विरोधी कहे जाने वाले प्रादेशिक लीडर अब राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में शहर भर में अवैध होर्डिंग्स की बहार आई हुई है। सबसे ज्यादा होर्डिंग्स विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, 4 और 5 में टंगे दिखाई दे रहे हैं और निगम है कि इन होर्डिंग्स बाजों के आगे घुटने टेक अंदाज में नजर आ रहा है। कहने को निगम होर्डिंग्स बाजों के खिलाफ मुहिम चलाने का नाटक कर रहा है, जबकि वस्तुस्थिति ऐसी है कि जो देखे वो अपना सिर पीट ले। चुनावी साल है और एक आयोजन निपटता नहीं कि दूसरे आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए शहर भर में होर्डिंग्स टंग जाते हैं। इसके अलावा अवैध होर्डिंग्स के बड़े बड़े खेल निगम के गलियारों की सुर्खी बनते हैं, जिसके आगे हर कोई नतमस्तक सा नजर आता है। अब एक बार फिर शहर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ शंखनाद किया गया, लेकिन नतीजा 4 दिनों बाद भी सिफर का सिफर ही है। इंदौर नगर निगम अफसर सोची समझी रणनीति के तहत काम करते दिखाई दे रहे हैं। निगम का अमला उन्हीं होर्डिंग्स पर निशाना साधे हुए है जो उनकी हिट लिस्ट में है, जबकि शातिर कहे जाने वाले होर्डिंग्स माफियाओं ने अभियान की भनक लगते ही पहले ही अपने अपने ठिये हटवा दिए हैं। अब तो निगम गलियारों में ही कहा जा रहा है कि होर्डिंग माफिया बेहद प्रभावशाली है और इसके आगे निगम के अफसर भी घुटने टेके नजर आते हैं। कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध होर्डिंग्स लगे हैं उन क्षेत्रों में तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही यहाँ की सूची उस अमले को दी जा रही है जहाँ सर्वाधिक होर्डिंग टंगे हैं। ये इलाके विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, 4 और 5 कहलाते हैं। निगम का अमला फिलहाल ये 3 क्षेत्र छोड़कर कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कार्रवाई की चाल इतनी सुस्त है कि शहर का हर बाशिंदा सिर पकड़ ले। वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि विभाग सब जानता है, लेकिन ये कार्रवाई हर 3 महीने में एक बार होती है और 4 दिनों बाद ठंडी भी हो जाती है। इस कार्रवाई के शिकार वही होते हैं जो पहले भी आते रहे हैं, वरना जिन्हें कार्रवाई से बचाना है वो तो पहले ही अपने अवैध होर्डिंग्स हटवाकर केवल माजरा देखने का काम करते हैं। अब ऐसे में लोग इस बार चली मुहिम को कुछ सफल तो कुछ असफल करार देने में लगे हुए हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।